कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 7 परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म के भाग 2 में आज हम समझेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस अध्याय के प्रथम भाग के वीडियो में हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल को पढ़ा था, जिसमें थॉमसन ने बताया था कि परमाणु एक तरबूज के समान होता है, जिसके लाल भाग धनावेश की तरह होते हैं और उसके अंदर बीज इलेक्ट्रॉन की तरह वितरित रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग ने थॉमसन के मॉडल को जड़ से ही निरस्त कर दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके शिष्यों ने सन 1911 में सोने की एक बहुत ही पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार का प्रयोग किया। यह सोने की झिल्ली, जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर थी, इस पर अत्यंत उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों यानी हीलियम के नाभिक की बौछार की गई और इस झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फाइड से लेप किया हुआ एक वृत्ताकार पर्दा इस तरीके से रखा कि अल्फा कण इधर उधर होते तो उनमें से एक फ्लैश उत्पन्न होता, जिससे उन अल्फा कणों की दिशा का हमें ज्ञान हो जाता। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ एक स्रोत रखा हुआ है और सामने वृत्ताकार पर्दा है जिसमें एक पतली सी दरार स्लिट है, जिसमें से होकर के अल्फा कण भीतर प्रवेश करते हैं और सोने की झिल्ली जो मध्य में रखी है उससे टकराते हैं। रदरफोर्ड के इस प्रयोग में हम देखते हैं कि जब स्रोत से निकलने वाले अल्फा कणों की बौछार इस गोलाकार आवरण की दरार में से होते हुए गुजरती है और भीतर रखी हुई पतली सोने की झिल्ली से जब टकराती है तो उसमें अधिकांश कण उस झिल्ली को पार करके सीधे ही निकल जाते हैं। लेकिन उन कणों में से 10,000 कण में से 14 कण ऐसे होते हैं जो लगभग 1 डिग्री एंगल से विक्षेपित हो जाते हैं और 8,000 कणों में से एक कण ऐसा होता है जो 90 डिग्री तक विक्षेपित होता है। लेकिन इन्हीं कणों में से 20,000 कणों में से एक कण ऐसा होता है जो पुनः उसी पथ पर टकरा कर वापस लौट जाता है। स्वर्ण धातु के नाभिक के द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन को हम इस चित्र से आसानी से समझ सकते हैं। स्वर्ण धातु के नाभिक के सीध में जो अल्फा कण यानी धनावेशित आयन आते हैं, वे अपनी उसी दिशा में पुनः लौट जाते हैं, यानी कि 180 डिग्री तक विचलित हो जाते हैं और अल्फा कणों के वे कण जो स्वर्ण धातु के नाभिक के नज़दीक से गुजर रहे हैं, वे कुछ अंशों तक विचलित हो जाते हैं और अल्फा कण जो स्वर्ण धातु के नाभिक से कुछ दूरी से गुजरते हैं, वे सीधे ही निकल जाते हैं। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किए थे उससे प्राप्त प्रेक्षण इस तरीके से थे। अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए और बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ अंश के कोण तक ही विक्षेपित हुए और 20,000 अल्फा कणों में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण से हुआ, यानी वह उसी पथ पर लौट गया। यह प्रेक्षण अत्यंत ही अनपेक्षित थे और रदरफोर्ड के ही शब्दों में यह कहा गया है कि यह परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारें और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाए। रदरफोर्ड के इन प्रेक्षणों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है, इसीलिए अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल जाते हैं और कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं। इसलिए यह बात तो तय है कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है। अतः समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक ही जगह पर केंद्रित होना चाहिए और परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए धनावेशित आयतन को ही नाभिक कहा जाता है। परमाणु का व्यास लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो नाभिक का व्यास लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है।
रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग और उनके निष्कर्षों के आधार पर परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में, गोलाकार पथों में तीव्र गति से घूमते रहते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा यानी ऑर्बिट कहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि परमाणु है, उसके मध्य में एक नाभिक है जहां संपूर्ण धनावेश या द्रव्यमान केंद्रित हुआ है और जहां कक्षा है, बाहर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और शेष भाग रिक्त है, खोखला है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप भी माना जाता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इस प्रकार से घूमते हैं जैसे विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। इस प्रकार यह मॉडल परमाणु संरचना की व्याख्या करने का मूलभूत आधार बना, लेकिन यह मॉडल भी कुछ तथ्यों को नहीं समझा पाया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की भी कुछ कमियां थीं, जैसे परमाणु के स्थायित्व की यह व्याख्या नहीं कर सका और इसी तरह परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को भी स्पष्ट नहीं कर सका, क्योंकि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार वृत्ताकार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित करता है, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती जाती है और इस तरह से सर्पिलाकार गति में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और अंततः वह उसमें गिर जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इस कारण को रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। यह परमाणु के स्पेक्ट्रम और एक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है, क्यों होती है, इसे भी स्पष्ट नहीं कर पाया। नील्स बोर ने भौतिकी के क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग कर रदरफोर्ड मॉडल के दोषों को दूर करने का प्रयास किया। नील्स बोर के बारे में हम और जानेंगे, समझेंगे अपने अगले वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।